हेलो डियर्स, नीट फिजिक्स 34 ईयर सीरीज का यह वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि नीट 2021 में पूछा गया है, आई मींस की लास्ट नीट में। क्वेश्चन में कह रहा है कि विस्कस फोर्स आपको फाइंड करना है। दिया हुआ है वेलोसिटी जब ड्रॉप करते हैं किसी भी कंटेनर में जिसमें फिल्ड है ग्लिसरीन, तो वह कांस्टेंट हो जाता है वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। ये कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है तब होता है जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो। सपोज कर लीजिए ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में ग्लिसरीन भरा हुआ है और इसमें कोई बॉडी जब फॉल कर रहा होगा, सपोज कर लीजिए ये बॉल है, ये फॉल कर रहा है, इस पे तीन तरह के फोर्सेज लगते हैं। वेट का फोर्स mg, नीचे ऊपर की तरफ दो फोर्स लगते हैं। एक होता है विस्कस ड्रैग का फोर्स Fv और दूसरा फोर्स होता है अपथ्रस्ट का फोर्स जिसे हमने Fth कहा है। ये दोनों फोर्सेज ऊपर लगते हैं, mg नीचे लगते हैं। यह विस्कस ड्रैग का फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है। इनिशियली जब ड्रॉप करते हैं मींस की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, तो अपथ्रस्ट का फोर्स जीरो होता है। बट और इस वजह से mg बड़ा होता है अपथ्रस्ट से और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। एक ऐसा मोमेंट आता है जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वह मोमेंट तब होता है जब विस्कस ड्रैग का फोर्स और अपथ्रस्ट का फोर्स दोनों का सम mg के बराबर हो जाता है। और यही कंडीशन होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया और m की जगह हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ले लिया। अब जो वॉल्यूम इस बॉल का होगा उतने ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को यह डिस्प्लेस करेगा। और अपथ्रस्ट निकालने में भी जब हमें मास चाहिए होगा तो उस समय भी वॉल्यूम हम यही लेंगे, लेकिन डेंसिटी लेंगे इस मीडियम का, मींस की ग्लिसरीन का। और बस वही काम हमने किया है। यह Fv हमें चाहिए, मींस की विस्कस ड्रैग चाहिए, तो दिस विल बिकम dVg माइनस F ऑफ थ्रस्ट। और अपथ्रस्ट का फोर्स जब हम निकालेंगे तो यहां हम देख रहे हैं ग्लिसरीन की डेंसिटी d/2 है, तो हमने d/2 लिया। वॉल्यूम तो वही डिस्प्लेस्ड होगा जो बॉल का वॉल्यूम है, और इस तरह से हमारा आ जाएगा mg माइनस mg/2 और आंसर इज mg डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज योर ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स से है। रेट ऑफ फ्लो हमें निकालना है। जब कोई कंटेनर है, सपोज कर ले ये आपका एक टैंक है और ये टैंक यहां तक भरा हुआ है, ये आपका ओपन सरफेस है और यहां बॉटम के पास एक होल है। इस होल का डेप्थ जो हाइट होगा ओपन सरफेस का, वही हाइट हम इसका भी लेंगे। ये हमारा एच दे रखा है और यह एच है 2 मीटर। अब हमें पूछा जा रहा है कि इससे जो लिक्विड का फ्लो होगा उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है। रेट ऑफ फ्लो मींस की वॉल्यूम पर सेकेंड, और वह रेट ऑफ फ्लो होता है A इंटू V मींस की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो पहले हमने वेलोसिटी निकाल लिया। टोरिसेलिस लॉ से हम जानते हैं कि यह जो वेलोसिटी है ये फ्लक्स का, वह होता है √2gh, वेयर h इज द distance of this orifice from the open surface। और इस तरह से हमने वेलोसिटी निकाला 6.32 मीटर पर सेकेंड। और अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मींस की वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड विल बी दिस मच। सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसे हम पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया हमने एंड द आंसर इज रेडी। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरिजन करना है। दो मेटल के बॉल हैं, स्फेरिकल बॉल्स हैं, मास तो उनका इक्वल है लेकिन उनके डेंसिटीज अलग अलग हैं। हमसे पूछा गया है उनके टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो।
तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, आप इसे जरूर याद रखें, यह 2r² रो माइनस सिग्मा g/9 ईटा। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, sigma is the density of the viscous medium and eta is the coefficient of viscosity of the viscous medium। और हमने इसको थोड़ा अरेंज कर लिया। यहां पर आप देख रहे हैं कि जब आप रेशियो निकालेंगे तो यह 2g तो कांस्टेंट टर्म है, 9 और ईटा भी सेम रहेगा क्योंकि मीडियम सेम है तो ईटा सेम होगा, 9 तो कांस्टेंट है ही, मींस कि हमें तो रेशियो निकालना है r² रो माइनस सिग्मा का। फर्स्ट का r देख रखे हैं 1 है, हमने इसके यूनिट्स को चेंज नहीं किया है, कारण कि रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों के यूनिट्स को अगर चेंज भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ mm की जगह मीटर लेने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है यहाँ। और सिंपली हमने रो 1 हम देख रहे हैं हमारा 8 रो 2 है, और साथ साथ जो मीडियम है उसकी डेंसिटी 0.1 रो 2 है। बस सिंपली वैल्यू पुट किए, या वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट करके आया हमारा, और रो 2 कैंसिल, और इस तरह से रेशियो हमारा आ गया 79/36। एंड दिस इज योर आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होगा विस्कस मीडियम में, तो ड्यू टू दिस विस्कस ड्रैग वह हीटिंग करेगा। और वह पूछा जा रहा है कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लिया है, उस समय रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मींस की पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इज इक्वल टू होता है FV। F is the viscous drag and V is the terminal velocity, क्योंकि इसी का रेट, इसी का हीट प्रोडक्शन हमसे पूछा जा रहा है। और इस तरह से जब हम पावर निकालेंगे तो फोर्स इंटू टर्मिनल वेलोसिटी F इंटू V, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वैल्यूज को पुट करेंगे, VT की जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भी है इसका फॉर्मूला। चूंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ 4r⁴, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, 9 का भी स्क्वायर, ईटा का भी स्क्वायर। हमें तो r पे डिपेंडेंस फाइंड करना है इस पावर का, इस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का। तो एक r आपका ये है, और ये r⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो r⁵ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पे है, सिलिंड्रिकल ट्यूब है, उसका रेडियस r है, और उसके एंड पे n फाइन होल्स हैं, और सबका रेडियस स्मॉल r दे रखा है। जो ट्यूब है उससे स्पीड फ्लो का कैपिटल V है, और हमसे स्पीड पूछा जा रहा है होल्स के थ्रू क्या है स्पीड फ्लूइड का, लिक्विड का। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देख रखा है कि A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। अब इसमें A1 के लिए हमें छोटे जो होल्स हैं उनका एरिया, एक का एरिया तो होगा πr², लेकिन n होल्स हैं तो एरिया हो जाएगा A1 विल बी n πr²। और वेलोसिटी उसकी v हमने ली है तो n πr² v हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू A2 इज योर πR², एंड उसकी वेलोसिटी v है, सो दिस इज योर πR² इंटू v। और इस तरह से हम v का फॉर्मूला जब फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा V R²/nr², एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। 6 क्वेश्चन कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि आंसर हमारा ए है। जरा हम देखें कि क्यों ए है। हमने देखे हैं ए भी कांस्टेंट होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, मींस कि A1 V1 अभी देखे हैं इज इक्वल टू A2 V2। जहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। तो यही तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट। और अब प्रेशर की बात आती है, इसके लिए हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं। क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हाइट सब जगह सेम होगा, क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, कहीं मोटा है कहीं पतला है। तो हमने देखे हैं बर्नौलीज थ्योरम में
P1 plus rho g H1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus rho g H2 plus half rho V2 स्क्वायर। अब आपने देखा कि चूंकि हाइट सेम ही है, वेरिएबल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप के केस में हाइट सेम होते हैं, तो ये टर्म तो हमारे क्या हो जाएंगे, गायब। बचा कौन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब जिसका P बड़ा होगा उसका V कम होगा, जिसका P कम होगा उसका V बड़ा होगा, और यही हमारा सेकंड पार्ट कहता है कि प्रेशर इज मैक्सिमम at the widest part of the pipe, because at the widest part the velocity will be minimum, so the pressure will be maximum. Question number 7, कैपिलरी ट्यूब का कह रहा है कि कैपिलरी ट्यूब को इमर्स कर रहे हैं वाटर में। ट्यूब का, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस स्मॉल r दे रखा है और कहा गया है कि इसमें वाटर राइज करता है h हाइट तक, उसका मास दे रखा है 5 ग्राम। दूसरा कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस है 2r और उसे भी हम वाटर में ही इमर्स करते हैं, तो मास ऑफ वाटर क्या होगा सेकेंड ट्यूब में। अब देखें, जब आपको मास ऑफ वाटर निकालना है सेकेंड ट्यूब का, तो सेकेंड ट्यूब का हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट का फॉर्मूला मींस की कैपिलरी राइज कहां तक होगा उसका फॉर्मूला। H का फॉर्मूला होता है 2t अपॉन r रो g, यह r रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, लेकिन हमें कैपिलरी के रेडियस के टर्म में जब निकालना होगा तो उस कंडीशन में कैपिलरी का रेडियस जो है वह r के टर्म में r अपॉन cos थीटा होता है, जिसमें थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। मींस कि यहां जो आप देख रहे हैं यह कैपिटल R की जगह हम लिख सकते हैं r अपॉन cos थीटा। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और इसके टर्म में जब लेंगे तो हमारा ये आ गया। यहां पर हमने देखा कि चूंकि दोनों कंडीशन में हमने वाटर लिया है इसलिए रो सेम होगा। दोनों कंडीशन में जो कैपिलरी ट्यूब है उसका सिर्फ हमने रेडियस ही तो चेंज किया है, तो वाटर और सेम टाइप के कैपिलरी ट्यूब के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम होगा, सरफेस टेंशन सेम होगा, जी सेम होगा, तो बेसिकली यह H और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। दिस मींस कि H2R2 विल बी इक्वल टू H1R1, और इस तरह से हमने H2 का वैल्यू फाइंड कर लिया। जब हमें H2 मालूम हो गया कितना, यहां पर H है, ये R है, और अपॉन में जाएगा आपका R2 जो कि 2R है, और इस तरह से हमारा H2 का वैल्यू आ गया H/2। अब हमें मास का रेशियो चाहिए, मास का हमें तो मास निकालना है, बट रेशियो हम निकालेंगे और m2 का वैल्यू आ जाएगा हमें। यहां हम जानते हैं मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और सेकंड वाले का वॉल्यूम जो होगा वह पाई r स्क्वायर H2 होगा, रो से रो तो कैंसिल हो गया। फर्स्ट वाले का वॉल्यूम पाई r1 स्क्वायर इंटू H1 होगा, ये r स्क्वायर H तो कैंसिल हो गए, 2 आया, मींस कि m2 निकालने के लिए हम 2 इंटू m1 करेंगे जो कि 5 ग्राम हमारा दे रखा है, सो द आंसर इज 10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, सरफेस टेंशन से रिलेटेड। जब कभी आप रेक्टेंगुलर फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म में अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों ही ओपन सरफेस होते हैं, और जब आप एरिया को एक्सटेंड करेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, और वह वर्क डन होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। जितना ज्यादा एरिया चेंज करेंगे उतना ज्यादा वर्क डन आपको करना पड़ेगा। और चूंकि दो ओपन सरफेस हैं, एक सरफेस जो इनिशियल था वह था 4 इंटू 2 मींस की 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आपने एक्सटेंड करके कर दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तो एक सरफेस का है, दोनों सरफेस का तो डबल हो जाएगा, और इसी फॉर्मूले से हम लोग जब सरफेस टेंशन निकालेंगे, यह सरफेस टेंशन होगा W डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, और चेंज इन एरिया है 20 माइनस 8 एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2, और चूंकि यह एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसलिए हम इसे 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। वर्क डन हमारा जूल में दे रखा है ऐसा यूनिट में, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज को हमने पुट किया और आंसर आया हमारा 0.125 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है,
तीन लिक्विड्स हैं, तीनों के डेंसिटी हमें दे रखे हैं ρ1 ρ2 ρ3 और इनमें रिलेशन भी दे रखा है। यह कह रहा है कि सरफेस टेंशन लेकिन तीनों के लिए सेम है और तीनों में लिक्विड का राइज सेम हाइट तक हो रहा है। आइडेंटिकल कैपिलरीज है, मींस कि उनके आर भी सेम होंगे। लेकिन यहां पर यह दे रखा है कि तीनों के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है अलग अलग है, θ1 θ2 θ3। एक चीज ध्यान रखें, चूंकि यहां कैपिलरी राइज की बात कर रहा है, राइज टू द सेम हाइट, और कैपिलरी राइज तभी होता है जब थीटा का वैल्यू एक्यूट हो। अगर थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज हो तो उस केस में कैपिलरी फॉल करता है, और इसलिए यह तो तय है कि थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री से कम रहेगा। 90 डिग्री थीटा का वैल्यू क्रिटिकल कंडीशन कहलाता है। और हमने फॉर्मूला अभी अभी देखा भी था कैपिलरी राइज का, H = 2t cos थीटा अपॉन r rho g। जब देखें आप cos थीटा के टर्म में फॉर्मूला, मींस की दिस r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। और चूंकि ये सब कांस्टेंट्स हैं, सेम दिए गए हैं, इसलिए h का डिपेंडेंस cos थीटा अपॉन रो पर होगा। अब चूंकि हाइट सेम है तो तीनों के h1 h2 h3 इक्वल हैं, मींस की cos θ1 अपॉन ρ1 cos θ2 अपॉन ρ2 cos θ3 अपॉन ρ3 ये तीनों इक्वल होंगे। अब चूंकि ρ1 बड़ा है तो cos θ1 को भी बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होंगे। और इस तरह से cos θ1 विल बी ग्रेटर देन cos θ2 ग्रेटर देन cos θ3। और cos का वैल्यू बड़ा तब होता है जब थीटा छोटे होते हैं, मींस की θ1 will be smaller than θ2 and θ2 will be smaller than θ3। यह भी याद रहे कि यह वैल्यू हमें तो लेना है 0 से π/2 के बीच, और बस ये रिलेशन तो हमें आ गया, दिस θ1 will be greater than or equal to 0, और जो मैक्सिमम भी है that will be less than π/2, क्योंकि राइज के केस में π/2 से कम ही रहना है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी अभी जो हमने कंडीशंस पढ़े थे कैपिलरी राइज का, हमने देखा था कि HR जो है फॉर द सेम कैपिलरी ट्यूब सेम होता है, कांस्टेंट होता है। मींस की अगर किसी भी कंटेनर में किसी कैपिलरी ट्यूब को इमर्स करते हैं और राइज कर जाता है लिक्विड, अगर आपने लिक्विड के लेवल से या उसके नीचे भी कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक कर देंगे तो ध्यान रखें H जैसे ही कम होगा R बड़ा हो जाएगा, और यह तब तक होता रहेगा जब तक कि बाहर के लिक्विड और कैपिलरी ट्यूब के लिक्विड का लेवल सेम न हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट कम होता जाएगा, R बढ़ता जाएगा, लेकिन HR का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कोई लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा। चूंकि हमने छोटे छोटे को कोएलिज किया है, एक बड़ा ड्रॉप बना है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगा, और जब बड़ा टूट करके छोटा बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जरा चेंज इन एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो एन जो ड्रॉपलेट्स हैं इनका रेडियस फाइंड किया हमने वॉल्यूम को इक्वल करके, एन का वैल्यू आ गया हमारा r3/r3। इनिशियल एरिया n × 4πr², और इसे हमने कन्वर्ट कर लिया बड़े के वॉल्यूम के टर्म में। सिंपली 3 से हमने डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया हमारा 3v/r। यह तो सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, n की जगह n रख दिया हमने वैल्यू, और इसे हमने कन्वर्ट कर लिया 4/3πr³ के टर्म में, जिसे हम कैपिटल V कह रखे हैं क्योंकि ये टर्म हमें दिया हुआ है। और इसके टर्म में हमने निकाल लिया इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया तो अब चूंकि एक बना है जिसका रेडियस r² है, इसे भी हम v के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और ये फाइनल एरिया आ गया, फाइनल सरफेस एरिया। और फाइनल सरफेस एरिया देखें, न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वह छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वह बड़ा होगा। मींस की इनिशियल सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन फाइनल सरफेस एरिया, सो देयर इज चेंज इन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है। और वह कितना हुआ है, हमने इसमें से इनिशियल ज्यादा था, उसमें से फाइनल जो कम था उसको माइनस किया, और ये हमारा आ गया ΔA का वैल्यू। सिंपली अब एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग सरफेस टेंशन को चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर आ गया हमारा C3VT अंडर ब्रैकेट 1/r - 1/R। और चूंकि छोटे छोटे कंबाइन होकर के बड़े बने हैं ड्रॉप, इसलिए एनर्जी रिलीज होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, जब भी कभी लिक्विड और सॉलिड्स कांटेक्ट में होंगे, थीटा का वैल्यू अगर मींस की एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू एक्यूट होगा तो सरफेस की वेटिंग होगी। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, क्रिटिकल कंडीशन होता है, और अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ, मींस की ऑब्ट्यूज, जैसा कि आप ग्लास और मरकरी के केस में देखते हैं, तो वहां पर लिक्विड सॉलिड सरफेस को गीला नहीं कर सकता। सो इट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट दैट डिसाइड्स द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस, एंड दैट्स व्हाई सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, यू ट्यूब दिया हुआ है, कह रहा है कि इनिशियली यह पार्शियली फिल्ड था। पार्शियली फिल्ड मींस की सपोज कर ले कि यह इनिशियल वाटर का लेवल लेफ्ट आर्म में और ये राइट आर्म में है, इतने पोर्शन में पहले वाटर था। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जब हमने इसके अंदर ऑयल को डाला है लेफ्ट आर्म में, तो वाटर का राइज हो गया है 65 सेंटीमीटर तक राइट आर्म में, मींस कि दिस इज 65। अगर इसमें 65 सेंटीमीटर का राइज हुआ है तो लेफ्ट वाले में 65 सेंटीमीटर का फॉल करेगा, ये नीचे आएगा। और अब जो है लेफ्ट आर्म का लेवल जो है उसमें और राइट आर्म के वाटर के लेवल का डिफरेंस आपको दे रखा है 10 mm। अगर हम बी और सी के प्रेशर को लेंगे तो बी पर प्रेशर भी दो वजह से, एक यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए और प्लस प्रेशर ड्यू टू द कॉलम हाइट ऑफ दिस लिक्विड। और सिमिलरली यहां भी सी का प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, और बस दोनों को हमने इक्वेट किया। यहां पर पीए पीए दोनों के कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद बचेगा हमारे पास रो नॉट जी एच नॉट, इधर राइट में बचेगा रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू, और दोनों तरफ से जी भी कैंसिल करेंगे हम, मींस कि फाइनली हमारा ये आ गया। हमें निकालना है रो नॉट, और रो नॉट निकालना है तो एच नॉट को राइट साइड में ले जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें यहाँ यह 65 सेंटीमीटर हमने बी और सी का लिया है, तो यहाँ तो 65 सेंटीमीटर है, जितना ये नीचे आया है उतना ही फिर से ये ऊपर गया होगा, तो ये 65 130 हो गया, और यहां से यहां भी 130 होगा, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, मींस की ऑयल का जो लेवल होगा कैपिलरी लिक्विड के कॉलम का हाइट वह 130 प्लस 10 होगा, मींस की 140 होगा, और यही 130 और 140 का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। आप कहेंगे कि फिर से हमने यहाँ यूनिट नहीं लिया है, क्योंकि यूनिट को चेंज करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कारण कि रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों के यूनिट तो कैंसिल ही होंगे। एंड सो दिस इज आवर डेंसिटी ऑफ द ऑयल दैट हैज बीन पुट इन द लेफ्ट आर्म। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है, नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, एक की डेंसिटी रो है, दूसरे का एन रो है। एन का वैल्यू 1 से ज्यादा है, मींस की एन रो जिसकी डेंसिटी होगी वह डेंसर है, तो नीचे रहेगा, मींस की इनर पार्ट इनर जो लिक्विड है वह होगा डेंसर, जिसकी डेंसिटी एन रो दे रखा है, और इसकी डेंसिटी ऊपर वाले यहां तक जो है ये आपका डेंसर वाले का पार्ट है, और इसके ऊपर इस रेयरर वाले का पार्ट है। दोनों लिक्विड हैं लेकिन इमिसिबल हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें एक सिलेंडर आपने रख दिया, ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर का कुछ पोर्शन डेंसर वाले में है, कुछ पोर्शन रेयरर वाले में है। यह भी ध्यान है जिसमें डेंसर होगा उसका पार्ट, उसमें इस सॉलिड सिलेंडर का पार्ट कम पोर्शन रहेगा, क्योंकि आखिर इस पर अपथ्रस्ट लगाएगा ऊपर वाला लिक्विड भी नीचे वाला लिक्विड भी, और वही अपथ्रस्ट इनके वेट को बैलेंस करता है। चूंकि नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा है तो कम वॉल्यूम में ही वह ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा, ऊपर वाले की डेंसिटी कम है तो वह ज्यादा वॉल्यूम में उसके इक्विवेलेंट अपथ्रस्ट लगाएगा। और इस तरह से यहाँ पर सिंपल फ्लोटिंग का कंडीशन हमें अप्लाई करना है कि जो वेट है इस सिलेंडर का that is being balanced by the upthrust by the two liquids, यह भी कर रहा है अपथ्रस्ट, यह भी नीचे वाला भी कर रहा है अपथ्रस्ट, और इस तरह से यहाँ हमने वेट ऑफ द सिलेंडर मींस की mg लेना है। m को हम कहते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही d डेंसिटी है हमारे सॉलिड का सिलेंडर का, और यही निकालना भी है हमें। लेंथ और एरिया हमें नहीं दे रखा है, जरूरत भी नहीं है, और इस तरह से हम लेंथ तो दे रखा है,
हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दे रखा है, लेकिन जरूरत भी नहीं है क्योंकि यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों साइड से कैंसिल होने हैं फाइनली। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी, मींस की द होल पोर्शन इज मास। अब इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा, वॉल्यूम तो इस सिलेंडर का, लेकिन डेंसिटी इस लिक्विड का। और इस तरह से हमने देखा कि डेंसिटी है n रो और वॉल्यूम तो वही, इसमें कितना पोर्शन है, पीएल पोर्शन है, इसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो पीएल इंटू ए हो गया वॉल्यूम, और जी से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें डेंसिटी तो रो है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ए है, बट जो हाइट है वह एल माइनस पीएल है, और यही वैल्यू हमने पुट कर दिया। दोनों साइड से आप देख ले, एल ए और जी, इसमें भी एल ए और जी, इसमें भी एल कॉमन ले लेंगे, एल ए और जी ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली तो आपको यही बचना है, दिस इक्वेशन। और इसी को सॉल्व करके कॉमन लेकर के हम लोग अपने फॉर्मूले को डेवलप कर लेंगे। तो डायरेक्ट आप ये लिखने की आदत डालें, आंसर विल बी, ये आपका घर है और ये है उसका छत, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ विंड है। अब चूंकि ग्राउंड से अगर देखें तो छत के ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दोनों का हाइट हम सेम ही लेंगे, यह भी एच होगा, यह भी एच होगा। और इसके कंडीशंस में जब आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन पे, तो अभी अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चंस में, वह होता है P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखें यहां पर जो हाइट है अपर पोर्शन, हमने ऊपर वाले पोर्शन यहां और यहां पर हमने अप्लाई किया है बर्नौलीज थ्योरम को, तो हाइट तो दोनों के सेम है, ये पार्ट तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। बचा कौन, P1। अगर हमने यहां के कंडीशन को P1 लिया है, यह कंडीशन, तो यहां हाफ रो V1 स्क्वायर वह तो है ही नहीं, अंदर तो विंड का स्पीड है ही नहीं, तो यहां पर तो सिर्फ यह P1 ही रह जाएगा जिससे हमने PA लिया है। PA इज द प्रेशर इनसाइड द रूम। और बाहर के केस में यह वाला पार्ट तो खत्म हो गया, वहां P2 को हमने P0 ले लिया, साथ में हाफ रो एयर का और मल्टीप्लाइड बाय V एयर का स्क्वायर। और इस तरह से हमें तो निकालना है बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन। ये तो देखें, डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर में वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां प्रेशर कम होगा, नीचे में वेलोसिटी नहीं है प्रेशर ज्यादा होगा, तो डायरेक्शन तो अनडाउटेडली बिना कुछ सोचे ऊपर की तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स होगा कितना, तो हम प्रेशर का डिफरेंस निकालेंगे, उसको इसके एरिया, सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से हमें फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्रेशर का डिफरेंस निकाला, PA माइनस P0 जो कि होगा हाफ रो V स्क्वायर के बराबर। वैल्यूज ये सारे हमें दिए गए हैं, इसे हम सॉल्व कर लिए और हमारा प्रेशर का डिफरेंस आ गया 960 पास्कल। और फोर्स निकालना है तो इसी प्रेशर के डिफरेंस को सरफेस एरिया से हमने मल्टीप्लाई किया, दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर, और इस तरह से जो फोर्स आया 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन, और अपवर्ड तो होगा ही। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। इसमें भी हमें निकालना है डिक्रीज इन द वॉल्यूम, फ्रैक्शनल डिक्रीज। मींस की फ्रैक्शनल डिक्रीज का मतलब पहले भी हम लोग पढ़े हैं, इससे पीछे वाले चैप्टर के वीडियो में। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर मींस की माइनस डेल्टा V बाई V, और उसे हमें कोरिलेट करना है कंप्रेसिबिलिटी से। कंप्रेसिबिलिटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस B, मींस की यह K जो होता है 1/B और B है 1/K। जैसे आपका कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी होता है, तो यहां पर हमने इस फॉर्मूले से जब माइनस डेल्टा V/V का वैल्यू निकाला तो वहां आ गया डेल्टा P/V, और 1/B के जगह हमने K ले लिया, और बस इनके वैल्यूज डेल्टा P भी हमें दे रखे हैं, और हमें डेल्टा P हमें निकालने पड़ेंगे। K का वैल्यू दे रखा है, तो वाटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा जिसको हम लोग कहते हैं रो GH, तो रो हमें दे रखा है 10⁻³ वाटर का, G हमें मालूम है 10 होता है, और साथ साथ हाइट भी आपका दे रखा है 2700 मीटर,
तो ये तीनों वैल्यू को हमने पुट किया, यह आपका प्रेशर का डिफरेंस दे देगा, जिसे हम लोग गॉज प्रेशर भी कहते हैं, और हमने के से मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। अब कहेंगे इसका यूनिट नहीं है, ध्यान रहे कभी भी रेशियोज के यूनिट नहीं होते, सिमिलर क्वांटिटीज के रेशियो के यूनिट नहीं होते। फ्रैक्शनल चेंज भी रेशियो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का, तो इसलिए इसको किसी यूनिट की, किसी डायमेंशन की जरूरत नहीं है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। 11th सेक्शन का हमारा नेक्स्ट वीडियो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे होगा। टिल देन गुड बाय।